हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से। हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में आज हम लोग का मुख्य पॉइंट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ओके, मोमेंट ऑफ ए कपल एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कैसे किसी धारावाहिक कुंडली अर्थात परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा पैरेलल होगा, उस पैरेलल पर दंड चुंबक के कारण एक बल आघूर्ण ज्ञात करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं। अब ये आपका इसका कंस्ट्रक्शन है, बल युग्म का आघूर्ण का रचना है। अब इसी पॉइंट पे हम लोग को स्ट्रक्चर, इसी पॉइंट पे हम लोग का बल युग्म आघूर्ण निकालना है दंड चुंबक पर अर्थात बार मैग्नेट पे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि माना कि, ठीक, मैं आपको पहले बताने थ्योरी कंसेप्ट इसका बताने से पहले अभी बता देते हैं कि एस एक नॉर्थ साउथ पोल है, अक्ष है। ठीक है, इस पे ये बार मैग्नेट है जिसे दंड चुंबक बोलते हैं। ये चुंबकीय अक्ष बताएगा और ये जो आपका ये दिख रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसे वेक्टर बी से सूचित करते हैं, ये आपका, ठीक। अब इसी के बारे में और यानी कि इसी पर हम लोग बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे कि अब जो जैसा फिगर है, स्ट्रक्चर है, उसी के अनुसार नाम का थ्योरी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लिखेंगे कि माना कि कोई दंड चुंबक एन एस एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना कि कोई, ठीक है, दंड चुंबक एन एस। अब दंड चुंबक ये पूरा हुआ से या ऐसे या ऐसे, दंड चुंबक एन एस, एन नॉट साउथ, एन एस, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। अब देख रहे हो समान चुंबकीय क्षेत्र है आज, जो कि पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी पर स्थित है। किस पे स्थित है? वेक्टर बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित है। और वेक्टर बी जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र, वेक्टर बी को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। वेक्टर बी को चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्षैतिज समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देख रहे हैं इसमें समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया चुंबकीय क्षेत्र पर। अब उसके बाद क्या करोगे कि फर्स्ट तब क्या करेंगे, दंड चुंबक की जो स्थिति होगी यहाँ पे, दंड चुंबक की जो स्थिति होगी वो चुंबकीय अक्ष वेक्टर बी की दिशा से, वेक्टर बी की दिशा से थीटा कोण, ठीक है, थीटा कोण के झुकाव पर स्थित है। ठीक, दंड चुंबक को चुंबकीय अक्ष वेक्टर बी की दिशा से थीटा कोण के झुकाव पर स्थित करते हैं या रखते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात आप धारावाहिक कुंडली कर सकते हैं, पर एक बल युग्म लगता है जो कि लूप को ऐसी दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। अब जो कि लूप को, ये जो लूप दिख रहा है आपका, यहां से ऐसी दिशा में घुमाने का प्रयास करता है कि लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र, लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। ठीक है, ऐसी दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। उसके बाद जैसे ही समांतर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया दंड चुंबक भी ठीक उसी प्रकार व्यवहार करेगा जैसे कि पहले आपका चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है। दंड चुंबक, लटकाया गया दंड चुंबक भी ठीक उसी प्रकार व्यवहार करेगा जैसे चुंबकीय क्षेत्र में होता है। ठीक, उसके बाद यह घूमकर ऐसी स्थिति में आने का प्रयास करता है जिससे इसकी अक्ष, यह घूमकर ऐसी स्थिति में आने का प्रयास करता है जिसके इसकी अक्ष यानी कि चुंबकीय अक्ष क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं, क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। और उसके बाद दंड चुंबक के सभी परमाणुओं के, दंड चुंबक के सभी परमाणुओं के तुल्य धारा, लूपों में धारा की दिशा यानी पास में धारा की दिशा भी एक ही होती है जैसे इधर इसमें होता था दंड चुंबक में या चुंबक के क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, ये निरंतर चलते रहता है। इस प्रकार दंड चुंबक एक धारावाही परिनालिका की भांति होती है या समतुल्य होती है, धारावाही परिनालिका के समतुल्य होती है।
ठीक, जिसके कारण एक धारावाही लूप पर कार्य करने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण टॉर्क बराबर, ऐसे लिख सकते हो कि टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब आई ए बी टॉर्क इज इक्वल टू साइन थीटा लिखो। अब इस पूरे टॉर्क यानी इस दंड चुंबक में बल आघूर्ण जो लगा, वो यदि लूप की संख्या, ये जो लूप दिख रहा है, यदि लूप की संख्या n मान n हो तो यहाँ पे लिखना यदि लूप की संख्या n हो तो तब बल आघूर्ण टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक, तब उसके बाद क्या होता है, जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इस फॉर्म पे लेते हैं, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा n इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए, ये होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एन आई ए। ठीक है, n क्या है, लपेटों की संख्या, यानी कि जो धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या या फेरों की संख्या। I क्या है, करंट, A क्या है, उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अल्पांश क्षेत्रफल। तो आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से NIA लिख सकते हो। और इसका यूनिट क्या होता है आपको बताया था इसके पहले वाले जो पढ़ रहे थे टॉपिक उसमें, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। n तो है नंबर, नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है, तो n इक्वल टू NIA। तब आपका इक्वेशन इसको बना लो फर्स्ट। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए यहां से लिखते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है तो आप लिखोगे टॉर्क इज इक्वल टू NIA किसके बराबर, m के बराबर, तो लिखेंगे MP साइन थीटा, MB साइन थीटा। ये अपना दूसरा इक्वेशन बना लो, टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा। अब देखो MB, तो इसे क्या कह सकते हैं, क्योंकि जो दंड चुंबक पर यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे जो दंड चुंबक पर बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कि गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, यही चीज आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें बताते हैं वही पॉइंट अलग अलग से कि M जो है संपूर्ण लूपों अर्थात चुंबकीय अर्थात धारावाही प्रणालिका कहो, अर्थात धारावाही प्रणालिका। ठीक है, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, जो कि अब दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसी प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित दंड चुंबक पर कार्य करने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण टॉर्क बराबर क्या होता है, MB साइन थीटा होता है। टॉर्क बराबर MB साइन थीटा होगा, द्वारा व्यक्त किया जाता है। टॉर्क बराबर MB साइन थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक, और इस सूत्र से यानी इस फॉर्मूला से दंड चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू, दंड चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ठीक, M इंटू 2L। आपको बता दें M जो है ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है, M जो है स्मॉल m जिसे पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, यहां पर लिख देना
जहां m इज इक्वल टू ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है। और 2l क्या है आपका लंबाई, 2l क्या है लंबाई है, ठीक है। यानी कि दंड चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य है 12 जो आपका पूरी तरह से वो क्या है लंबाई है। अब ध्रुव सामर्थ्य की लंबाई यानी दंड चुंबक पर लगा चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, दंड चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक। अब मात्रक कैसे निकालेंगे, यानी कि ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक नहीं पोल स्ट्रेंथ का मात्रक, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मिटा देते हैं, आप इसे नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। इसका हम लोग निकालना है दंड चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य यानी पोल स्ट्रेंथ का मात्रक, यूनिट्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ। का मात्रक, ठीक है। अब जब मात्रक निकालोगे यूनिट्स निकालेंगे हम लोग, तो यूनिट्स निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है m इक्वल टू एम इंटू 2l। हमको निकालना क्या है दंड चुंबक का निकालना, किसका निकालना है हम लोग को पोल स्ट्रेंथ का, इसका निकालना ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य m है ना, फॉर्मूला लिखेंगे सूत्र से m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, m स्मॉल m निकालेंगे इसलिए ध्रुव सामर्थ्य है m बाई 2l। m का है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, m क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपको इसके पहले वाले मैंने पॉइंट में बताया था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे सीखना NIA, NI के लिए क्या लिखते हो एम्पियर और A के लिए यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यूनिट्स लिखेंगे, क्या लिखोगे एम्पियर और इंटू मीटर स्क्वायर। और 2l क्या है लंबाई है, 2 का 3 यूनिट है, l के लिए लेंथ, l क्या है लेंथ है यानी लंबाई है, तो लंबाई के लिए क्या लिखेंगे मीटर, मीटर से 1 मीटर काट दो, तो इसका आपका टोटल क्या है m के लिए तो एम्पियर मीटर लिखोगे आप एम्पियर मीटर, ये आपका यूनिट। और इसका डायमेंशन आप तो आसानी से लिख सकते हो, ठीक है विमा। अब इसका विमा अगर निकालना हो तो इसे मिटा देते हैं, अब विमा इसी फॉर्मूला से निकालेंगे एम्पियर इंटू मीटर। तो एम्पियर के लिए आपका क्या है आई लिखते हो या ए लिखते हो, ए ही लिखो, और मीटर के लिए एल लिखते हैं तो ए एल हो गया। यानी कि पोल स्ट्रेंथ किस पे दंड चुंबक पे क्या होगा ए एल होगा। तो ये था आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक से आप जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ, यानी कि चुंबक में गॉस के नियम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चुंबकत्व में गॉस के नियम के बारे में, मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ, ठीक। अब चलिए मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ में आपको बता देते हैं कि गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में है क्या। तो आपको बता दें कि चुंबक में आप जानते हो कि 2 ध्रुव पाए जाते हैं, ठीक है। चुंबक में कितने ध्रुव पाए जाते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्या मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ, यानी कि गॉस के नियम में चुंबकत्व के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी चुंबकत्व में गॉस के नियम। चलिए तो चुंबक आपको बता रहे थे कि चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं, ठीक। और इन ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हम बताए थे आपको कि इसको तोड़ दोगे तो भी नॉर्थ साउथ बताए गए हैं, ऐसा नहीं कि आप तोड़ दोगे तो एक अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसे अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात चुंबकत्व में एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व
नहीं होता। ठीक, एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुंबकत्व की उत्पत्ति का सूक्ष्मतम स्रोत चुंबकीय ध्रुव ही होता है। सूक्ष्मतम ध्रुव चुंबकीय, सूक्ष्मतम स्रोत सही है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा है, पार्टिकल बहुत कम, छोटा सूक्ष्मतम स्रोत चुंबकीय ध्रुव ही है। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। ठीक है, क्लोज लूप जिसे बोलते हैं, या क्लोज कर्व भी बोलते हैं, बंद लूप होती हैं। ठीक, इस पॉइंट पे आप ऐसे कर सकते हैं, बंद लूप होती हैं। और आपको बता दें, अब तो हम लोग को निकालना है मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ। तो सबसे पहले आप करोगे कि एक बंद लूप है। क्या है? एक बंद लूप है। ये समझ लो कि लूप है, पास जिसे बोलते हैं हिंदी में। एक बंद लूप है जिसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या है? एस है। इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या है? एस है, यानी डेल्टा एस मान लो, एस है। तो इस पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है, यानी इस पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो बाहर निकल रही हैं। ठीक है, बाहर निकलती हैं। तो आप क्या करोगे? फिर से मैं एक बार बताता हूं कि जो बंद लूप है, जो टोटल बंद लूप है, जिसके अब इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल जो डेल्टा एस है, ठीक है, और इस पृष्ठ से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं उतनी ही इसमें क्या होती हैं? प्रवेश भी करती हैं, प्रवेश करती है। और अंततः किसी पृष्ठ से, और यह क्रिया बराबर होती रहती है, अंततः किसी पृष्ठ से गुजरने वाली नेट बल रेखाएं की संख्या क्या हो जाती है? शून्य होती है। मैं फिर से एक बार बात करता हूं, उतनी ही जैसे जिससे गुजरेगी उतनी ही इसमें प्रवेश करेगी। उसके बाद क्या होगा? किसी पृष्ठ से, मतलब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली नेट बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। इसलिए जो आपका होगा, किसी पृष्ठ से, कोई सरफेस से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा। अब चुंबकीय नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। अब जैसी स्थिति आपकी शून्य होगी, जब चुंबकीय नेट फ्लक्स ही शून्य हो जाएगा, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स जो है आपका वो तो शून्य हो ही रहा है। और पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के इस संबंध में वैज्ञानिक गॉस ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जो चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम कहलाता है। ठीक, जो आपका जो चुंबकीय फ्लक्स किसी नेट बंद लूप पर जब शून्य हो जाती है, मैं फिर बता दूंगा, पृष्ठ से गुजरने वाले नेट चुंबकीय फ्लक्स जब शून्य होगी, तो इसके संबंध में ही वैज्ञानिक गॉस ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जो चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम कहलाता है। ठीक, अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है, किसी भी। ठीक, मैं एक बार फिर बात करता हूं, क्या अर्थात किसी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद लूप से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? शून्य होता है। तब जब नेट चुंबकीय फ्लक्स आपका शून्य होगा तो आपका इक्वेशन कैसा बनेगा? आप देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ऐसे बिटा देता हूं, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन, सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन, यानी बंद समाकलन आप हिंदी में कहते हो। तो वेक्टर डी और डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ये आपका इसी के बारे में चुंबकत्व में गॉस ने इसी के परिभाषित किया, यानी कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू 0। अर्थात किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। ये था आपका गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ, यानी कि चुंबकत्व में गॉस के नियम के बारे में। ठीक है, ओके, मैं आशा करता हूं आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे तरीके से और भी इम्प्रूव करके, ताकि आपको बहुत इजीली तरीका से
आप समझ जाएं। उस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके आगे वाले टॉपिक में मैं बता सकूँ। ओके, धन्यवाद।